हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री की क्लास 7th की अध्याय 2 की, जो क्या है प्राणियों में पोषण। तो हमने आपको पहले चैप्टर को करा दिए जो कि क्लास 7th का है, और इससे पहले हमने 6th क्लास की भी करा चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 करेंगे जो कि क्या है प्राणियों में पोषण। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रही है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है। तो मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या कहलाती है? चूसना कहलाती है। अब आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, पौधों का मकरकंद को क्या करते हैं? वो चूसते हैं। माने पर कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश की प्राणी अपने शिकार को समूचा ही क्या करते हैं? वो निकल जाते हैं। कुछ जलीय जीव प्राणी आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कि इसमें से क्या बताना है? सभी कथन सही बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? टी। जो कि दोनों कथन क्या दी हुई है? सही दी हुई है। जो कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल एवं खाद्य पदार्थों को तोड़ना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। वही सेकेंड की बात करें तो शरीर भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करता है। सही बात है। शरीर उनका उपयोग करता है एवं क्या करता है? पाचन कहलाता है। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक घटित जटिल पदार्थों अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का क्या उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार कहती है? तो स्टार फिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट एवं कठोर कवच वाले जंतुओं का क्या होती है? आहार करती है, यानी कि अपने भोजन के रूप में करती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, स्टार फिश तारा मछली। स्टार फिश को क्या बोलते हैं? तारा मछली बोलते हैं। कैल्शियम एवं कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया अंतग्रहण की होती है। वही हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन करिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में क्या होती है? निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है और मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली में विभिन्न भागों में बट जाते हैं, जो कि सबसे पहला काम क्या होता है? मुख्य गुहिका का होता है। फिर दूसरा काम ग्रास नली का होता है या ग्रासिका का होता है। तीसरा काम आमाशय का होता है। फिर चौथा क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत से नाम से जाना जाता है। छोटी आंत का ही दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत होता है। वही बृहदांत होता है पांचवें भाग। जो बृहदांत क्या कहते हैं? बड़ी आंत का भाग होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। तथा सिक्स जो काम होती है मलद्वार अथवा गुदा द्वारा, वो क्या होती है? बाहर शरीर से उत्सर्जन या निष्कासित हो जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मानव में पाचन शुरू होता है। तो मानव में पाचन शुरू कहाँ से होती है? मुख से ही होती है। तो वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव में पाचन का सही क्रम है। मानव में पाचन का सही क्रम क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले मुख्य गुहिका हो जाती है, फिर ग्रास नली का काम आती है, फिर आमाशय आती है, फिर क्षुद्रांत आती है। क्षुद्रांत को किस नाम से जानते हैं हम लोग? छोटी आंत के नाम से जानते हैं, जस्ट ही हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो यही है। इस देखिए एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही है,
आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। और ये हम आपको 1, 2 से लेकर 6 तक जो जैसे कैसे कैसे भोजन पचता है ये आपको एनसीईआरटी की लाइनों में पढ़ के बता दिए हैं। अगर आपको फिर से पढ़ना है तो वीडियो को आप देख लेंगे थोड़ी देर रुक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना। इसमें से आपको क्या बतानी है? असत्य बतानी है। तो आहार नल की लंबाई मुख्य गुहा से लेकर बड़ी आंत तक होती है, यही क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशों से जुड़ी होती है। मलद्वार अथवा गुदा का यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। यह सभी मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है उसके विभिन्न घटकों के पाचन भी क्रमिक रूप में होते रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यह कृतज्ञता से पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या करती है? बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होती है, जो कि क्या होती है? कृंतक होती है, रत्नक होती है, फिर चवर्णक होती है, फिर अग्र चवर्णक होती है। तो देखिए इस तरह से दांतों के प्रकार दे रखा है और उसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है और कहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपको बताया गया, जैसे कि कृंतक है, रत्नक है, अग्र चवर्णक है, फिर चवर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दूध के दांत लगभग कितने वर्ष तक रहते हैं? दूध के जो दांत होते हैं लगभग 8 वर्षों तक रहते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे दांतों का प्रथम सेट शेष अवस्था में निकलता है तथा लगभग क्या होती है? 8 वर्ष तक की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इनमें कुछ दांत दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में प्रायः क्या होता है? गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कौन से दांत पदार्थों को चीरने भेदन फाड़ने में काम आता है? तो हमारी जो दांत होती है वो चीरने या भेदन फाड़ने का काम कौन करता है? रत्नक करता है, क्योंकि रत्नक पहले ही भाग होता है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख से कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी की टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप इसे काटने पर दर्शन के लिए अपने किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने भेदन फाड़ने के काम आते हैं? इन दांतों को पहचानिए, उन्हें चबाने पसीने से क्या कहलाती है? रत्नक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो दंत क्षय के लिए चॉकलेट जिम्मेदार है, चीनी युक्त मिठाइयाँ भी जिम्मेदार है, ठंडे पेय पदार्थ भी है। तो इसमें से उपरोक्त सभी क्या हो जाएगी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, सामान्यतः हमारे मुख से जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उसमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी हमें खाने के पश्चात यदि हम दांत व मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति भी पहुंचाते हैं। इसे क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांत असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई या अन्य पदार्थ क्षय के लिए क्या होती है? मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जीभ का कार्य निम्न में से नहीं है। इसमें से नहीं कथन बताना है। तो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है, जो कि जीभ का कार्य नहीं है। भोजन को निगलने में भी सहायता करता है, ये भी क्या है? कार्य जीभ का नहीं है। जीभ पर स्वाद कलिका है जिसको सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। और उपरोक्त में से सभी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? उपरोक्त में से सभी। अब हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, जीभ एक मांसल पेशीय क्या है? अंग है
जो पीछे की ओर मुख्य गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ का कार्य ज्ञात है? बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन को लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी क्या होती है? सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखित में से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। जीभ का अगला भाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। वही नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। सी कह रहा है पार्श्व भाग नमकीन खट्टे स्वाद के लिए प्रगतिशील होता है। इनमें से कोई नहीं। तीसरी से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार का स्वाद का पता चलता है। अगला भाग यह मुख्य रूप से मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है। किनारे जीभ के किनारे मुख्य रूप से नमकीन और खट्टे स्वादों का अनुभव कराता है। पिछले भाग में यह कड़वे स्वाद के प्रति सबसे अधिक क्या होता है? संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निगला हुआ भोजन सर्वप्रथम कहाँ जाता है? तो निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। मुख्य गुहा से कहाँ जाती है? ग्रास नली में जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि इसमें से उपरोक्त में से असत्य है। तो ममन तब होती है जब ग्रासिका में भोजन को स्वीकार नहीं करती थी। यही क्या हो जाएगी? असत्य कथन हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर क्या होता है? सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल क्या होती है? संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप बमन द्वारा उसे क्या होती है? बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसका आकार अक्षर जे के समान होता है? ग्रास नली, आमाशय। वही नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्षुद्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो जे आकृति जो होती है आहार नाल की होती है। जे की तरह आकृति कहती है होती है आहार नाल की। आमाशय में मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। चपटा जे की आकार की होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ग्रासिका से खाद्य पदार्थों के दूसरे क्षुद्रांश में क्या होता है? खुलता है। आमाशय का आकार कैसा होता है? जे की आकार की होती है जो कि आहार नाल का क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अभी जस्ट पढ़े हैं क्या होती है? आमाशय होती है। इसके लिए एनसीईआरटी लाइन को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ग्रासिका से खाद्य पदार्थ करता है तथा दूसरे क्षुद्रांत में खुलता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है मनुष्य के आमाशयों में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो मनुष्य के आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए आमाशय का आंतरिक स्तर सलेस्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस द्वारा क्या होता है? स्रावित करते हैं। सलेस्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक जीवाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करता है। वही जो भोजन के साथ साथ वहाँ तक पहुँचा जाता है साथ ही वह माध्यम अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस को क्या करती है? क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन के सरल पदार्थों में क्या होती है? विघटित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आहार नाल के किस भाग द्वारा जठर रस का स्त्राव होता है? तो आहार नाल के आमाशय द्वारा जठर रस का क्या होता है? स्त्राव होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन करिए आमाशय का आंतरिक स्तर सलेस्मस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। सलेस्मस आमाशय के आंतरिक अंतर स्तर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहाँ तक पहुँचा जाता है साथ ही माध्यम से अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या होती है? सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है? विघटित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आमाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कथन सही बताना है। जठर रस का स्राव आमाशय के श्लेष्मा से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आमाशय से होता है। आमाशय में वजन अम्लीय बनता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट होता है।
इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। श्लेष्मस आमाशय के आंतरिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है, अम्ल के अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट भी करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुँचा जाता है। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में क्या होती है? सहायता मिलती है। पाचक रस जठरस प्रोटीन के सरल पदार्थों में क्या करते हैं? विघटित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है जठरस कार्य करती है। तो जठरस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करने में क्या करती है? कार्य करती है। इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ें तो जो हम बोल्ट करके दे रखा है हम उसी को सिर्फ पढ़ देते हैं। तो पाचक रस जो होती है जठरस प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करते हैं? विघटित कर देते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लंबी आहार नालिका है। तो सबसे लंबी आहार नालिका क्षुद्रांत है, जिसको हम लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं, जो सबसे क्या होती है? लंबी आहार नालिका है। ये एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। यह कृत एवं अग्नाशय स्राव द्वारा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ भी रस स्रावित होते रहते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव प्राप्त करते हैं? तो अग्नाशय एवं यकृत से स्राव कौन प्राप्त करते हैं? क्षुद्रांत, जो कि छोटी आंत प्राप्त करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की क्या है? ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि एक थैली में क्या होता है? संग्रहित होते रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है पित्तरस का स्त्रवण होता है। तो पित्तरस का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो यकृत एनसीईआरटी की लाइन करिए, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में क्या होती है? संग्रहित होती है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं। पित्त रस पाचन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पित्त रस का संग्रहण होता है। तो पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय से होता है। यकृत से क्या निकलती है? पित्त, और पित्त से क्या बनता है? पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही है? यकृत गाढ़े लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो ऊपर के ऊपरी भागों में दाहिनी आगे ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है पित्त रस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस जो होती है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से सभी। तो पित्त रस जो होती है वो वसा को पाचन में क्या होती है? बहुत ही भूमिका निभाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है? निभाती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, यकृत गाढ़े लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर क्या होती है? अवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस स्रावित करती है, थैली में संग्रहित रहता है, और पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसमें से आपको क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो वृद्धनांत में आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, जो कि क्या है? यही असत्य हो जाएगी। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय की रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में क्या करती है? परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पाचन भोजन एवं क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज परिवर्तित हो जाते हैं
वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, बचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण को क्या कहते हैं, तो अवशोषण कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, बचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में क्या होती है, चला जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवशोषण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, वायु एवं भोजन मार्ग किसमें एक ही होता है, तो ग्रसनी में जो होती है वायु एवं भोजन का जो मार्ग होती है एक ही में होती है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, कभी कभी जब आप फल जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। श्वास नली नसिका में आने वाली वायु फेफड़ों तक क्या करती है, ले जाती है, ग्रसिका के साथ साथ चलती भी है और परंतु ग्रसने में वायु एवं भोजन मार्ग में एक ही होती है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन के ग्रसनी में क्या करता है, भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी क्या होती है, फिर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना एवं दीर्घ अथवा रसाकूट होती है, तो क्षुद्रांत का जो आकार होता है, जिसका जो क्षुद्रांत का जो होती है, जो छोटी आंत की जो साइज होती है, जो आकार होती है, वह अपनी अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं द्वारा होती है, कि जो दीर्घ अथवा रसाकूट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। तो जब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसाकूट कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल के क्षेत्रों को बढ़ा देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किसकी सहायता से होती है, तो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वृद्धनांत में भेज दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, वहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने के लिए इस प्रकार को डैश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखा है अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी, जो कि क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता कहाँ पर भेज दिया जाता है, तो बृहदान्त्र में भेजा जाता है। बृहदान्त्र कहने का मतलब बड़ी आंत में भेज दी जाती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदान्त्र में क्या होता है, भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूमीमेनेट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि 1 और 2 और 3 क्या है, तीनों सही है। रूमिमेंट में है मांस 4 भागों में बट जाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन या जुगली करना कहते हैं।
अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, उस समय लगातार चुगली करते रहते हैं। जब वे खाना न खा रहे हों तो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन अथवा प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमनीमेट में अमाशय 4 भागों में बढ़ जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि 1 और 2 तीनों क्या है? सही है। तो हम लोग कथन को देखते हैं। कह रही है घास के सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो क्या करती है? घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होता है। हिरन आदि के रूप में इनमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतुओं में मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि 1 और 2 तीनों क्या है? कथन सही है, जो कि सही कथन पूछ रही थी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूनिमेट अथवा रोमंती पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु में मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है पेशाब में गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होती है। निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो अमीबा में पाई जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिरता बदलती रहती है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धन निकालता है जिन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। अमीबा के शब्द निम्नलिखित पर विचार की। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि इनमें से क्या कह रहा था? सही कथन कह रहा था। तो अमीबा के शब्द में पढ़ते हैं कथन कह या जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव बिल्कुल ही सही है। अमीबा अपनी आकृति में स्थिति निरंतर बदलता है, यह भी सही है। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र, एक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धनिया होती है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी, जो कि 1 और 2 तीनों क्या है? सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र के कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को क्या करते हैं? बदलते रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है जिन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इन्हें गति देने एवं वजन पकड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी 360 डिग्री की जो कि क्लास 7th की सेकेंड चैप्टर थी वो भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को क्या कर दे? सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और बच्चे जो अभी ये अध्याय 3 है जो कि उसमें है, हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से करा देंगे। तो अभी ये कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में क्या कर दे? शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।